श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच चल रही 3 टी20 मैच की सीरीज जो फिलहाल 2 टी20 मुकाबले हो जाने के बाद जिसमें बांग्लादेश की टीम ने पिछले वाले मैच में श्रीलंका की टीम को बुरी तरह से हराया, जबकि पहले वाले मैच में श्रीलंका टीम ने बांग्लादेश की टीम को बुरी तरह से हराया था। तो अब ये सीरीज जो कि फिलहाल 1-1 से बराबरी पर है, ये फाइनल वनडे मैच जो कि खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के उस मैदान पर, जहां पर वनडे सीरीज के भी कुछ मुकाबले खेले गए थे। उसकी बेसिस पर हमने पिच के बारे में क्या समझा, उसकी काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, जिससे आपको एक ऐसे आइडिया लग जाएगा इस पिच के बारे में, जिसकी बेसिस पर आप ऐसे बॉलर या बैटर अपनी टीम में लेकर के जाने वाले हैं आज के इस मैच में, जिससे ना सिर्फ आपकी स्मॉल लीग की शानदार टीम बन पाएगी बल्कि ग्रैंड लीग की भी शानदार टीम बनेगी। तो उसको जानने के लिए तो पूरा वीडियो देखिए। लेकिन आज का ये जो तीसरा टी20 मैच है, जैसा मैंने आपको बताया कि आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर 16 जुलाई को शाम को 7 बजे से खेला जाएगा और एक तरह से ये इस सीरीज का फाइनल टी20 मैच बन चुका है, चूंकि जो टीम इस मैच को जीतेगी वो सीरीज भी जीत चुकी होगी। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के मैदान पर यह मैच होगा, जहां पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ जो गेंद होती है वो बल्ले पर और तेजी से आती है। यहां पर निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को मदद मिलती है। विकेट ज्यादातर स्पिनर्स को सेकंड इनिंग में यहां पर मिलते दिखाई पड़ते रहे हैं रिसेंट टाइम में, जो वनडे सीरीज हुई थी उसमें भी। लेकिन टी20 मुकाबलों में यहां पर क्या होता है कि जनरली अगर आप देखें तो बाउंस जो होता है, अगर आप पहली इनिंग का बाउंस देखेंगे तो जो नीले कलर की गेंद है वो थोड़ा सा लो होती है, स्टंप के थोड़ा सा ऊपर। लेकिन सेकंड इनिंग में पिच का जो बाउंस होता है ना, चूंकि एयर का मॉइस्चर वो पिच पर जब गिरना शुरू होता है तो जो पिच होती है वो और ज्यादा फ्लैट और हार्ड होती चली जाती है। तो यही बाउंस जो होता है सेकंड इनिंग के अंदर बढ़ करके 15.7 सेंटीमीटर का डिफरेंस क्रिएट करता है। यानी कि सेकंड इनिंग में तेज गेंदबाजों को अच्छा खासा बाउंस यहां पर मिलता है। ना सिर्फ तेज गेंदबाजों को, स्पिनर्स की भी गेंदें ज्यादा बाउंस यहां पर होना शुरू होती है। बाकी एक और चीज, एवरेज पेस कंपैरिजन अगर आप देखें, जो कि हमने वनडे मैचेस में देखा था, तो पहली इनिंग के अंदर जो ये नीली गेंद है वो बल्ले पर अगर आप देखें तो थोड़ा धीमी आती है, लेकिन सेकंड इनिंग तक जाते जाते गेंद पर और तेजी से आती है और डिफरेंस क्रिएट करती है 7.2 किलोमीटर पर आवर का। मतलब अगर पहली इनिंग में कोई गेंद बल्ले पर 135 या 140 की गति से आ रही है, तो सेम वही इंटेंसिटी वाली गेंद 140 से जो आ रही थी पहली इनिंग के अंदर, वो सेकंड इनिंग के अंदर 147 की फील होगी। मतलब ना सिर्फ बाउंस सेकंड इनिंग के अंदर ज्यादा मिलता है तेज गेंदबाजों को और स्पिन गेंदबाजों को, बल्कि पेस भी जो होती है वो सेकंड इनिंग के अंदर जाकर के बढ़ जाती है। और यही एक रीजन यहां पर रहा है कि टी20 फॉर्मेट्स में पिछले 4 मैचेस यहां पर जो खेले गए हैं, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों ने 3 मुकाबले जीते, चूंकि गेंद अब तेजी से बल्ले पर आ रही है, रन बनाना थोड़े से आसान हो चुके हैं। और इन चारों मैचेस के स्कोर कार्ड अगर आप देखें तो 177 का स्कोर यहां पर चेंज हुआ है 7 विकेट से, 159 का स्कोर यहां पर चेंज हुआ है 2 विकेट के अंतर से। यहां पर 187 का स्कोर चेंज होते होते रह गया है, केवल 1 रन के डिफरेंस से पहले इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती है। और यहां पर 184 का स्कोर 9 विकेट के बड़े डिफरेंस से जीता गया है, जो कि क्लियर कर देता है कि कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो सेकंड बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी। बाकी पावर प्ले के दौरान अगर बात करें तो ऐसा कोई पिच से स्पेशल मदद नहीं मिलती, लेकिन कोलंबो के इस मैदान पर थोड़ा बहुत तो तेज गेंदबाजों के लिए होता ही होता है कुछ ना कुछ, खास करके पहली इनिंग के पावर प्ले में। और उसमें अगर आप देखा तो स्पिन को 18 विकेट इन चारों मैचेस में मिली हैं, पेस को 28 विकेट मिली हैं, उसमें से भी 19 विकेट पहली इनिंग के अंदर, 9 विकेट सेकंड इनिंग के अंदर, 18 विकेट स्पिन को मिली है, 8 पहली इनिंग में, 10 सेकंड इनिंग में। और इसी वजह से जो रिजल्ट्स निकल करके आए हैं वो आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन एक और चीज तो है ही कि सामने बांग्लादेश की बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल सी टीम है, जिसमें पिछले वाले मैच में जरूर श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया वन साइडेड, लेकिन उसमें हुआ क्या था, 76 रन की शानदार पारी खेल दी थी उसमें लिटन दास ने, जिसमें बड़ा रोल उसी का था, लेकिन उसमें भी उनके 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे। तो बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो पिच रिपोर्ट कुछ भी कहता हो, निश्चित तौर पर वो किसी भी इनिंग में बैटिंग करे या बॉलिंग करे, कुछ भी आप उसका भरोसा नहीं कर सकते, कुछ मैच को जीतेगी ही जीतेगी पिच रिपोर्ट के आंकड़ों को देखते हुए भी। तो इसी वजह से ना ये देखना काफी जरूरी होगा कि एक्चुअली आज के इस मैच की जो पिच प्रोवाइड कराई गई है वो कैसी है, उस पर घास कितनी है, और साथ ही साथ किस इनिंग में बैटिंग या बॉलिंग होने वाली है श्रीलंका या बांग्लादेश की। तो उस सभी चीजों का अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, मतलब पिच रिपोर्ट आपको मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, टॉस का अपडेट दूंगा, साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम जो स्मॉल लीग की बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इनका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए। फिलहाल आपके सामने प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में खेला भी था श्रीलंका की तरफ से, जो कि पहले वाले टी20 मैच में भी सेम प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर था, कोई चेंज उन्होंने किया नहीं। लेकिन जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है कि मथीसा पथिराना आज आपको खेलते दिखाई पड़ जाए, कमिंदु मंडी से दिनेश चांदीमल, दुनित फिलहाल आगे ईशान मलिंगा के चांसेस थोड़े कमी दिखाई पड़ते हैं। और पिछले दोनों टी20 मैचेस में जो बॉलिंग हुई है, जिसमें जेफरी वंडर से महीश तीक्ष्णा, बिनूरा फर्नांडो और नुवान थुसारा ऐसे 4 मेन बॉलर हैं इनके
के जो पूरे 4-4 ओवर रेगुलर बेसिस पर बॉल करते आपको दिखाई पड़ेंगे, 3 से 4 ओवर। दसुन सनाका अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे तो ये 4 ओवर कर जाएंगे, वरना अगर बिनूरा फर्नांडो अच्छी बॉलिंग करेंगे तो वो 4 ओवर कर जाएंगे। बाकी चमिका करुणारत्ने ने पहले मैच में तो केवल 1 ओवर किया, दूसरे मैच में केवल 2 ओवर किया और पूरे चांसेस हैं कि चमिका ही आज बाहर जाएंगे और कोई एक या तो ऑलराउंडर या कोई स्पेसिफिक बॉलर टीम ऐड करेगी। इसके चांसेस पूरे आपको आज के इस मैच में दिखाई पड़ने वाले हैं। बाकी बॉलर कितने इंपॉर्टेंट हैं, कौन कहां पर बॉलिंग कर रहा है, वो तो आपने पीछे देख ही लिया। सिमिलरली श्रीलंकन टीम के ही सभी प्लेयर्स का आप यहाँ पर करियर स्टैट्स भी देख सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पर पिछले दोनों वीडियोस में आपने देखा ही है और ये सारे आंकड़े इस सीरीज के पहले के हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको जरूर देखते हैं और एक्सपीरियंस लेकर के चल सकते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो 2 मुकाबले तो हो ही चुके हैं, वो आपको बता ही दिया। उन दोनों मुकाबलों में पथु निशंका ने शुरुआत अच्छी करी है, 3242 रन की पारी खेली है। उसके पहले वनडे मैच के भी आखिरी मैच में वनडे सीरीज के 35 रन की अच्छी पारी खेली थी, तो फॉर्म में तो दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बड़ी पारी का एक वेट रहेगा। बाकी कुशल मेंडिस जो पिछले मैच में तो नहीं चले, उसके पहले T20 मैच में भी पहले वाले 73 बनाए थे, वनडे सीरीज में भी शानदार फॉर्म में थे, तो जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े हैं दोनों के दोनों ओपनर्स ओवरऑल। बाकी कुशल परेरा दोनों T20 मैचेस में कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, हालांकि उसके पहले अच्छे फॉर्म में थे, तो इनको लेकर के क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या हम इनको लेकर के जाए या ना जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि एक डिफरेंशियल ऑप्शन भी है, ये जो ज्यादातर लोगों की टीम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें रहेंगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसका फर्नांडो को लेकर के भी वही रहेगा जो पिछले दोनों मैच में, ना सिर्फ पिछले दोनों मैच में चले हैं और उसके पहले भी बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, तो क्या इनको भी हम लेकर के जाएं या छोड़ दें। बाकी चरित असलंका जो टीम के कप्तान है, पहले मैच में तो नॉट आउट रहे, पिछले मैच में चले नहीं, उसके पहले वनडे सीरीज इनका जबरदस्त गया था, इनको भी लेकर के क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि अब पिछले 2 मैचेस में उतने अच्छे आंकड़े आए नहीं है, बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे इनके सिलेक्शन को लेकर के। इन्हीं के साथ लोग कंफ्यूज करेंगे यहाँ पर दसुन सनाका को, जो पहले मैच में तो 4 ओवर कर गए, 1 विकेट लेकर के गए, लेकिन दूसरे मैच में केवल 2 ओवर की अच्छी खासी धुनाई हो गई इनकी और विकेट वहां पर इनको मिला नहीं। तो क्वेश्चन मार्क इन चारों प्लेयरों को लेकर के रहेगा। बाकी जेफरी वांडर से जो एक लेग स्पिन बॉलर है, और किसी भी एक लेग स्पिन बॉलर को हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि बांग्लादेश की टीम सामने है तो उसको आप कतई स्किप मत करिए। हालांकि पिछले दोनों मैच में अगर आप देखें तो एक ही विकेट लेके जा पाए हैं, लेकिन स्टिल यही चीज आपको मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक लेग स्पिनर अच्छा अगर है किसी टीम में तो उसको बांग्लादेश के खिलाफ आप कभी निश्चित तौर पर ड्रॉप मत करिएगा। बाकी चमिका करुणारत्ने को तो स्ट्रेट अभी आपको मैं बता ही चुका हूं, मुझे लगता भी नहीं कि आज खेलते दिखाई पड़ेंगे। महेश तीक्ष्णा ने दोनों मैच में अच्छी बॉलिंग करी है, 3 विकेट ली है, तो ये तो बनेंगे ही टीम में। और नुवान थुसारा ने भी बॉलिंग अच्छी करी है, विकेटें थोड़ी सी कम मिली हैं, लेकिन स्टिल एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। बिनूरा ने पिछले मैच में 3 विकेट निकाल करके दिखा दिया, ये एक अच्छे ऑप्शन हमेशा रहेंगे, जबकि पहले वाले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। तो ओवरऑल अगर आप रीसेंट फॉर्म के बेसिस पर चले तो कम से कम ये चारों के चारों बॉलर और 2 बैटर तो सीधे टीम में आते हैं। लेकिन क्या एक्चुअली आप ये चारों बॉलरों को लेकर के जाएंगे, केवल 2 ही बैटर टीम में रखेंगे या कोई डिफरेंशियल ऑप्शन भी ट्राई करेंगे। जबकि बेंच भी जो है ना, उसमें जैसा मैंने आपको बताया था, मथीजा पथिराना के चांसेस हैं। फॉर्म देखेंगे तो रिसेंट टाइम में बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। ठीक उसी तरह से दुनिस फलाला के ईशान बलिंगा या कमिंदु मेंडिस भी जो हैं, उनका भी कंसिस्टेंसी को लेकर के सवाल रहा है। इसी वजह से इनको उतनी जगह भी मिलती दिखाई नहीं पड़े पहले दोनों T20 मैचेस में। तो इसमें से अगर कोई आएगा तो उसके भी आंकड़े आप देख सकते हैं, लेकिन हेड टू हेड के आंकड़ों को देख करके और भी चीजें क्लियर करने की कोशिश करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पथु निशंका के आंकड़े भी बेहतर हैं, कुशल मेंडिस के आंकड़े तो जबरदस्त हैं, इवन कुशल परेरा के आंकड़े तो धमाकेदार है। 10 मैच में 390 रन, 39 के एवरेज, जो कि इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले 47 का था, जो कि पिछले 2 मैचेस में चले नहीं तो एवरेज गिर गया, लेकिन स्टिल जबरदस्त आंकड़े हैं इन दोनों ओपनरों के साथ इनके भी। बाकी अब इसका फर्नांडो के आंकड़े, अगर इनका आपने करियर स्टार्ट पीछे देखा होगा तो बहुत ही पुअर है, और यहां पर भी देखेंगे ओवरऑल हेड टू हेड में तो 5 मैच में 17 रन ही हैं। तो जैसे मैंने आपको एक चीज कहा था ना कि चमिका करुणारत्ने एक ऑप्शन होंगे जो कि शायद आज के इस मैच में ड्रॉप हो जाएं, जिनके ओवरऑल बांग्लादेश के खिलाफ 4 मैच में 3 ही विकेट है और पिछले 2 मैच में तो एक भी विकेट नहीं है। लेकिन अब इसका फर्नांडो भी उसी तरीके के दूसरे ऑप्शन हो सकते हैं, जिनको लेकर के अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन मार्क है कि आप सोचेंगे कि चूंकि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं तो शायद आप इनको टीम में लेने की कोशिश करें, लेकिन मुझे तो लगता है कि आज ड्रॉप हो जाएंगे। इवन अगर प्लेइंग इलेवन में खेलते भी हैं तो मैं तो हाईली सजेस्ट करूंगा कि इनको टीम में रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके पास, जैसा आपको एक चीज और भी बता चुका हूं कि चरित असलंका और दसुन सनाका का भी एक ऑप्शन है जिनको आप जरूर ट्राई करिएगा। और दसुन सनाका एक निश्चित तौर पर एक रिस्कियर ऑप्शन होंगे, इनको मैं ग्रैंड लीग के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से सजेस्ट कर पाऊंगा, जिनके 11 मैच में 194 रन, 5 विकेट है, कभी बॉलिंग पूरी करेंगे कभी नहीं भी करेंगे, इनको लेकर के क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। तो मेरे हिसाब से चरित असलंका, जिनके आंकड़े काफी अच्छे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है जिनको आप सीधे टीम में लेकर के जाइए बिना किसी डाउट के। बाकी जेफरी वांडर से के 2 मैच में 1 विकेट है, महेश तीक्ष्णा के 7 मैच में 6 विकेट हैं, बिनूरा के 6 मैच में 6 विकेट, जिसमें से 3 विकेट पिछले ही मैच में आ गई हैं, नुवान थुसारा के 4 मैच में 11 विकेट है। तो नुवान थुसारा
यहाँ पर मैं सीधे अगर आपको सजेस्ट करूँ आज के इस मैच में, तो अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो बिनूरा फर्नांडो को, सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो नुवान तुजारो को ट्राई करिएगा। और उसी में ये दोनों जो स्पिनर्स हैं इनको तो 100% टीम में रख करके चलना है आपको। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आते आते चीजें काफी हद तक क्लियर कर दी है मैंने। बाकी मथीसा पथिराना तो एक ऑप्शन रहेंगे ही, जिनको निश्चित तौर पर नजर बना करके उनके ऊपर रखनी है, जो कि 3 मैच में ऑलरेडी 4 विकेट ले चुके हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो अगर खेलेंगे तो सीधे टीम में आएंगे, जिसकी भी जगह पर खेलेंगे उसकी जगह पर। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। बाकी वेन्यू का भी डेटा देकर के कुछ और भी चीजें समझें तो ये जो श्रीलंकन प्लेयर्स इस मैदान पर T20 फॉर्मेट में अगर आप देखें तो प्रथम निशंका के आंकड़े यहाँ पर बहुत पुअर हैं। तो अभी तक जिनको लेकर के हमारी पूरी क्लैरिटी थी कि इनको टीम में लेकर के जाना ही है, उनको लेकर के यहाँ पर आकर कंफ्यूजन बन गया। लेकिन इन्हीं के आंकड़े अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग में यहाँ पर इनका बैटिंग एवरेज 35 का है। तो हालांकि इनको मैं सजेस्ट करूंगा, हाईली सजेस्ट है कि इनको टीम से ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं इन्हीं के ऊपर, और इनको पहली इनिंग की बैटिंग में ड्रॉप करिए, सेकंड इनिंग की बैटिंग में तो 100% रखिए। पहली इनिंग की बैटिंग में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं अगर आप ये रिस्क लेना चाहें, तो ये आपके ऊपर है। बाकी मैं कुशल मेंडिस को लेकर के, कुशल परेरा को लेकर के बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं हूं। अब इसका फर्नांडो को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, चमिका को ऑलरेडी बता चुका हूं कि नहीं लेना है। दसुन सनाका और चरित असलंका में से मेरे बेहतर ऑप्शन होंगे चरित असलंका ही। और अगर जैसा मैंने आपको बताया कि पहली इनिंग की बैटिंग में प्रथम निशंका को अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर आप लेकर के चले जाइएगा, या तो दसुन सनाका को या तो कोई भी एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में आप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन वो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। मैं तो यहाँ पर प्रथम निशंका को ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ, ये भी चीज आपको मैंने क्लियर कर दिया। जेफरी वंडर से कि इस मैदान पर भी 2 मैच में कोई विकेट नहीं, लेकिन तीक्ष्णा के 8 मैच में 7 विकेट हैं, बिनूरा के 2 मैच में 3 विकेट है। और ऑलरेडी आपको मैं बता चुका कि किसको कब लेकर के चलना है और किसको 100% टीम में रखना है। हालांकि मथीसा पथिराना इस मैदान पर नहीं खेले हैं, बाकी जो प्लेयर खेले हैं उनके आंकड़े आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लैरिटी तो आपको यहाँ पर मैंने दे दी, और एक दो जो डाउट्स हैं खास करके प्रथम निशंका को लेकर के, वो रिस्क अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेना है तो पहली इनिंग की बैटिंग में ले सकते हैं। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो प्रथम निशंका मुस्तफिजुर पर एक बार मेहदी हसन मिराज पर एक बार रिशद हुसैन पर सस्ते में आउट होते रहे हैं इस सीरीज के दौरान। एक बार मेहदी हसन ने आउट किया, एक बार रिशद हुसैन ने आउट किया है, तो स्पिन पर थोड़े से फंसे हैं। बाकी कुशल मेंडिस, और आपने देखा भी है कि दोनों मैच पर अच्छा स्टार्ट लिए, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो तेज गेंदबाजों को तो बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन स्पिन गेंदबाजी पर आकर के फंस रहे हैं। बाकी कुशल मेंडिस की बात करें तो पिछले मैच सैफुद्दीन ने इनको आउट किया था, 18 गेंद पर 31 रन बना करके एक बार आउट हुए उनकी गेंदों पर। ओवरऑल अच्छा खेल गए हैं लगभग सभी बॉलरों को। एक्सप्रेस पेस बॉलिंग जो होती है उस पर थोड़ा फंसते हैं, तो अगर तस्कीन अहमद आते हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर तो वो एक अच्छे ऑप्शन होंगे इनके खिलाफ। बाकी अब इसका फर्नांडो के आंकड़े, सोरिफुल इस्लाम पर तो 11 गेंद पर 4 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं, और पिछले मैच भी आउट हुए तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी, इवन जो भी बॉलर ये इनके सामने आए हैं इनको आसानी से आउट करते रहे हैं। कुशल परेरा के आंकड़े भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनको जो दिक्कतें रही सोरिफुल इस्लाम बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी पर, स्पेसिफिकली रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद और नसीम हुसैन पर। तो ओवरऑल अगर आप देखें जो टॉप ऑर्डर है श्रीलंका का, जो यहाँ पर कंक्लूजन बनता है ना ये प्लेयर बैटल के आंकड़े देख करके, और इवन और भी देख लीजिए तो बताता हूं, जिसमें आप देखेंगे चरित असलंका जो लेग स्पिन पर फंसते हैं, सैफुद्दीन इनको एक बार आउट कर चुके हैं इसी सीरीज में, सोरिफुल पर भी, और मेहदी हसन पर तो बेहतर खेले, रिशद हुसैन ने भी एक बार आउट किया है। इसके बाद दिनेश चांदीमल के आंकड़े आपके सामने, जहां पर तस्कीन अहमद फिर से दिखाई पड़ेंगे, लेग स्पिन और ऑफ स्पिन बॉलिंग तो दिखाई पड़ेगी ही। कमिंदो मेंडिस के भी आंकड़े अगर आप देखें तो फिर से लेग स्पिन दिखाई पड़ेंगे, फिर से तस्कीन अहमद दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पर मुस्तफिजुर और रिशद हुसैन भी हैं। और दसुन सनाका के आंकड़े अगर आप देखें तो कंक्लूजन जो मेरा है सीधा सीधा वो अगर आपको मैं बताऊं तो थोड़ा बहुत ऑफ स्पिन बॉलर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है अगर इनके सामने, यानी कि इनकी सेकंड इनिंग की बैटिंग है श्रीलंका की, तो ऑफ स्पिनर इनके खिलाफ गेम में आ जाते हैं, लेग स्पिनर इनके खिलाफ हमेशा गेम में होते हैं, जो कि रिशद हुसैन ने पिछले मैच में करके दिखाया। और बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी तो गेम में रहती ही रहती है, कोई भी सब कॉन्टिनेंट टीम उसके खिलाफ। और एक्सप्रेस पेस बॉलिंग जो 140 प्लस 145 प्लस की होती है वो परेशान करती है इनको। राइट आर्म मीडियम पेस पर बहुत ज्यादा दिक्कतें इनको नहीं रही है, खास करके सेकेंड इनिंग की बैटिंग में, ये कंक्लूजन बनता है। तो ऐसे बॉलर सामने की टीम में निश्चित तौर पर रिशद हुसैन तो हैं ही, ऑफ स्पिनर के तौर पर मेहदी हसन मिराज हैं। हालांकि इनके पास यहाँ पर समीम हुसैन का भी एक अच्छा पार्ट टाइमर है, जो कि पिछले मैच में तो बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ते, पहले मैच में 1 ओवर किया था, तो उनको तो आप निश्चित तौर पर मिस ही कर दीजिए। बाकी तस्कीन अहमद पहले मैच में खेले थे 3 ओवर, दूसरे मैच में खेले नहीं। तंजीम साकिब भी पहले मैच में खेले थे 4 ओवर के थे, दूसरे मैच में खेले नहीं। और पिछले मैच में अगर आप देखेंगे ना तो सैफुद्दीन खेले थे, सोरिफुल खेले थे, मुस्तफिजुर खेले थे, तीनों ने बढ़िया और शानदार बॉलिंग करी थी। और अगर आप देखें तो 3-3 ओवर की बॉलिंग में सोरिफुल ने 2 विकेट लिया था, 2 विकेट सैफुद्दीन ने लिया था, 1 विकेट लिया था 15वें ओवर में आकर के मुस्तफिजुर ने डेथ ओवर में, मेहदी हसन मिराज ने भी 3 ओवर में 1 विकेट लिया था।
था। 4 ओवर ऋषभ हुसैन ने कर दिए थे, 3 ओवर 2 गेंदें, उसमें ही ये 3 विकेट लेकर के चले गए थे, केवल 18 रन दे करके। और सेकंड इनिंग की बॉलिंग थी, ये चीज आपको मैंने प्लेयर बैटल के दौरान भी बताया है। ये जो बॉलर्स हैं स्पेसिफिकली, वो स्पिनर उसमें से भी खास करके वो सेकंड इनिंग में ज्यादा कमाल करते हैं हमेशा से। बांग्लादेश के श्रीलंका जैसी टीम के खिलाफ जो उनकी बैटिंग ऑर्डर है, तो प्लेइंग 11 में जो चीज प्लेइंग बैटर में आपको प्लेयर बैटल में जो आपको मैंने बताया था ना, उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। वो चीज आपको मैंने यहाँ पर भी क्लियर करी है। बैटिंग ऑर्डर तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे। करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। और इसको देखने के बाद यहाँ पर रिसेंट फॉर्म की तरफ अगर आप आए तो देखेंगे कि 2 मुकाबले हो चुके हैं बेसिकली, और 2 मुकाबले हो चुके हैं और उसमें जो परफॉर्मेंसेस रही, जैसे तंजीद हसन ने पिछले दोनों मैचेस में कुछ खास कमाल किया नहीं, और इवन परवेज हुसैन इमॉन जो वनडे सीरीज में शुरुआत किया था 13, 67 और 28 रन की पारियां खेल करके, पहले T20 मैच में 38 बनाए, पिछले मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। और ये एक है फ्लैशी प्लेयर, बल्ला चलाएंगे, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं। बाकी लिटन दास ने फिर 76 की पारी पिछले मैच में जरूर खेली, और इसी वजह से लोग इनको टीम में लेके जाएंगे भी। लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म थे, पिछले मैच में 76 की पारी खेली, लेकिन एक बार जब 30 रन पर थे तो स्टंपिंग का चांस छूटा, और एक बार जब 56 पर थे तो इनका एक कैच छूटा था। लेकिन इससे ये कतई रिजल्ट नहीं निकलता कि ये आज के मैच में भी फेल होंगे। एक्चुअली दिन उनका था, फॉर्म जरूर नहीं थे उतना बेहतर, लेकिन 30 के पारी भी अगर आज के मैच में भी खेल देते, जहां पर इनकी पहले स्टंपिंग चांस मिस हुई थी ना, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन फिर भी बने रहेंगे। और लिटन दास को ऊपर आप जरूर आज का बेट ले सकते हैं। और बाकी तौहीद हिरदोई, जिन्होंने पिछले मैच में 31 रन की पारी खेली, वनडे सीरीज में भी 2 हाफ सेंचुरी लगाई थी, बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े। मेहदी हसन मिराज खास करके पिछले 3 मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। इस T20 सीरीज में भी बैटिंग भी अच्छी खासी कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप सिलेक्शन करने जाएंगे ना, तो मेहदी हसन मिराज तो आपकी टीम में बनते ही बनते हैं। बाकी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप लिटन दास को लेकर के जाइएगा, या तो तौहीद हिरदोई में से किसी एक को। समीम हुसैन एक अच्छा ऑप्शन हमेशा रहेंगे। लोअर ऑर्डर में पिछले मैच में आकर के 48 रन की शानदार पारी खेली थी, वो भी केवल 27 गेंदों पर, और एक बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने अपनी टीम को जितवाने में। और बाकी जाकिर अली तो केवल 3 ही रन बना पाए थे। ऋषभ हुसैन ने दोनों मैच में शानदार बॉलिंग करी है, और मोहम्मद सैफुद्दीन ने भी दोनों मैचेस में 3 विकेटें ली हैं। सोरीफुल पिछला मैच खेल के 2 विकेट लेकर गए, मुस्तफिजुर ने पिछले मैच में 1 विकेट लिया, और बाकी 32 नंबर की पारी मोहम्मद नईम ने पहले मैच में खेली थी। और मोहम्मद नईम अगर आज प्लेइंग 11 में खेलते हैं तो इनको तो मैं सीधे टीम में लेकर के आऊंगा। ये हमेशा श्रीलंका के खिलाफ बेहतर खेलते रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में भी हैं। तब तो मैं लिटन दास को भी, तौहीद हिरदोई को भी ड्रॉप कर दूं अगर नईम खेलते दिखाई पड़ गए तो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो बॉलर्स हैं उसमें निश्चित तौर पर जिनके जैसी परफॉर्मेंसेज रिसेंट टाइम में रही हैं वो तो आप देख ही पाएंगे। बाकी हेड टू हेड के स्टैट्स हम देखने चले श्रीलंकन प्लेयर्स के, जब खेलते हैं बांग्लादेशी प्लेयर्स की, जब भी खेलते हैं श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाई पड़ेंगे तंजीद हसन 3 मैच में केवल 24 रन है। तो परवेज हुसैन इमॉन के 2 मैच में 38 रन है। लिटन दास का भी 24 का ही बैटिंग एवरेज है, मतलब पिछले वाले मैच की 76 की इनिंग जोड़ने के बाद ये एवरेज हुआ है, जो कि दिखाता है कि कंसिस्टेंट है बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद तौहीद हिरदोई 6 मैच में केवल 121 रन है, 40 का हाईएस्ट स्कोर है। उसमें भी पिछले मैच में 31 रन की पारी आई है, यानी कि उसके पहले के 5 मैच में कुछ नहीं कर पाए हैं, और उसमें भी एक 40 की पारी है। मतलब 2 मैचेस को हटा दें, पिछले मैच के स्कोर को और ये 40 के हाईएस्ट स्कोर को, बाकी 4 मैच में तो कुछ भी नहीं कर पाए। तो कंसिस्टेंसी एक इनका इश्यू रहा है। और इसी वजह से मैं कह रहा था ना कि अगर मोहम्मद नईम खेलते दिखाई पड़े प्लेइंग 11 में, जो पहले मैच में खेले भी थे, 32 नंबर की एक अच्छी पारी भी खेली थी, लेकिन पिछले मैच पता नहीं क्यों ड्रॉप हो गए। 2 मैच में 94 रन बना चुके हैं। अगर ये खेलेंगे तो बैटिंग सेक्शन से यही मेरे टीम में आएंगे, वरना यहाँ पर मैं तौहीद हिरदोई या लिटन दास में से किसी एक को रखूंगा, डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग है। बाकी मेहदी हसन मिराज के 6 मैच में 68 रन, 3 विकेट है। नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन स्टिल टीम में रहेंगे। समीम हुसैन के आंकड़े बेहतरीन है, ये निश्चित तौर पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी ऋषभ हुसैन के 6 मैच में 10 विकेट हैं, और बाकी बॉलिंग में मोहम्मद सैफुद्दीन के 7 मैच में 6 विकेट है, सोरीफुल के 4 मैच में 4 विकेट हैं, बाकी मुस्तफिजुर के 14 मैच में 18 विकेट है। तो इन दोनों पेसर्स को, जो मीडियम पेसर्स हैं, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उनको तो टीम में मैं 100% रखूंगा। मोहम्मद नईम प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो ये भी हमारी टीम में रहेंगे। सैफुद्दीन अगर पहली इनिंग की बॉलिंग है तो ट्राई कर सकता हूं मैं, वरना तस्किन खेलेंगे तो तस्किन मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर पिक होंगे। वो तो निश्चित तौर पर टॉस के ही बात पता चलेगा, क्योंकि इस मैदान पर आंकड़े अगर आप देखें तो इस मैदान पर खास करके जो बांग्लादेश के प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान 7 मैच खेल करके 11 विकेट ले चुके हैं। सैफुद्दीन यहाँ पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। इवन मेहदी हसन मिराज के आंकड़े तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खराब हैं, तो कप्तान है, बस कप्तान बनाने से बचिएगा। बाकी तस्किन अहमद के 3 मैच में 3 विकेट हैं इस मैदान पर, इसको भी देख लिया आपने। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें, जहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे तंजीद हसन, और साफ अगर आपको मैं बता दूं तो किसी भी टीम के अंदर अगर कोई लेग स्पिन बॉलर है तो वो हमेशा काम में आएगा। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तो हमेशा
हमेशा काम में आएगा इस टीम के खिलाफ। तो एक तो निश्चित तौर पर सामने की टीम में जेफरी वांडर से हैं और अगर खेल गए दुनित वेलालागे वो भी हमेशा काम में आएंगे। और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं वो कितना इनको परेशान करते हैं, नुवान थुजारा, बिनोरा फर्नांडो दोनों ने इनको काफी सस्ते में निपटाया है। इसी सीरीज में दोनों बार इन्हीं दोनों की गेंदों पर आउट हुए हैं। और बाकी स्पिन बॉलिंग तो एक दिक्कत रही है। बाकी परवेज हुसैन इमॉन जो ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेस, तो बिनूरा और बाकी तीक्ष्णा और नुवन थुजारा ने भी सस्ते में आउट कर रखा है इसी सीरीज में। बाकी तौहीद हृदय के आंकड़े अगर आप देख लें, लिटन दास के आंकड़े देख लें, तो वही बात आपको बार बार दिखाई पड़ेगी कि एक तो वो बॉलर जो चेंज ऑफ पेस अच्छा करते हैं और स्पिनर्स वो हमेशा काम में आते हैं बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। और स्पिनर खासकर सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, तो वो सारी चीजें प्लेयर बैटल को देख करके आप क्लियरली समझ सकते हैं। बाकी चीजें आपको मैंने कंक्लूजन के तौर पर समझा दी है। फिलहाल आज के इसमें कुशल मेंडिस और मेहदी हसन मिराज को ही लोग ज्यादातर कप्तान है बस कप्तान बनाने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेहदी हसन मिराज के यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन प्रथम निशंका का है, रिशद हुसैन का है, कुशल परेरा का है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस मैच की जो स्मॉल लीग की टीम बन रही है लोगों की, जिसमें लोग वाइस कप्तान मेहदी हसन मिराज को ज्यादातर बनाएंगे, कप्तान को लेकर के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। मैं फिलहाल प्रथम निशंका के साथ जाऊंगा। सेकंड इनिंग की बैटिंग होगी तभी, बाकी विकेट कीपर तो कुशल मेंडिस होंगे, दूसरे बैटर फिलहाल तौहीद हृदय हैं, मोहम्मद नईम खेलेंगे तो वो आएंगे। बाकी चारों ऑलराउंडर यहाँ पर मैं टीम में लेकर के जा रहा हूँ, जिसमें समीम हुसैन पेटवारी जो है ना, इनके जहां पर आप दसुन सनाका को भी लेके जा सकते हैं। और बाकी ये चार बॉलर जहां पर सैफुद्दीन निश्चित तौर पर केवल सेकंड इनिंग की बॉलिंग में टीम में रहेंगे, पहली इनिंग की बॉलिंग आएगी तो मुस्तफिजुर हमारे पास बेटर पिक है, सोरफुल ज्यादा बेहतर पिक है। तो अभी के लिए ये टीम बना सकते हैं, लेकिन जो फाइनल टीम बनेगी और उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो पीछे आपको मैं समझा चुका हूँ। फाइनल टीम आपको मैं पिच रिपोर्ट के साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आ जाऊंगा और वहां पर अपडेट्स दे दूंगा। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख करके अपनी टीम बनाइए और टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आकर के एक्टिव रहिए, वहां पर आपको फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट मिल जाएगी और ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। फिलहाल इसको यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।